आज हम लेक्चर 3 कवर करेंगे जिसका नाम है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ओके, इसके पहले आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डीआर खुल्लर का कवर करा दिया गया है, जिसमें हर तरह से एनसीईआरटीज और बाकी की सभी बुक्स कवर्ड थी। ठीक इसी तरह से इस चैप्टर में भी सभी तरह की एनसीईआरटीज और बाकी की बुक्स का भी कंटेंट कवर्ड रहेगा। चलिए इस नाम से शुरुआत करते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन। जब हम बात करते हैं फिजियोग्राफी की तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है कि जो भी लैंडफॉर्म आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है उसकी फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि उसके रिलीफ फीचर्स क्या है। फिजिकल अपीयरेंस, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट हैं या आइलैंड्स हैं, किस तरह के उनके रिलीफ फीचर्स की अपीयरेंस है। दूसरा उनका कॉजल रिलेशन क्या है, यानी कि किन प्रोसेसेस के माध्यम से वो बने हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ उनका क्या रिलेशन रहा है। ये एक अल्टीमेट एस्पेक्ट है। अगर इन दो चीजों को आप रिलेट कर दें, सपोज कीजिए आपके सामने इस समय हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये एक तरह का रिलीफ फीचर है, टोपोग्राफी है जो आपको अपीयरेंस की फॉर्म में नजर आ रही है। उसके पीछे किस तरह के कॉजल इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो फोल्डेड माउंटेन है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से एग्जिस्टेंस में आए हैं, जिनकी वजह से उनकी शेप, उनका साइज, उनकी डायमेंशन आज आपको नजर आ रही है। अगर ये सभी चीजों को कंसिडर करते हैं तो यह फिजियोग्राफी कहलाती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम हिमालय को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। जब हम भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल उतना ही डाइवर्सिफाइड है जितना इंडिया की कास्ट, कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज एंड वेजिटेशन डाइवर्सिफाइड है। आपको सभी तरह के 5 फिजियोग्राफिक फीचर्स इंडिया में नजर आते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, जिन्हें हम हिमालयस माउंटेन के तौर पे कंसिडर करते हैं। सेकंड एस्पेक्ट द ग्रेट इंडो गैंजेटिक प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन, राजस्थान से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक चलता है। उसके बाद पेनिनसुलर लैंड मास आपके पास एग्जिस्ट करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन को हम इसमें पढ़ेंगे, जिसे आप भारत यात्रा भी कह सकते हैं। आपको संपूर्ण रूप से भारत की भव्यता का एहसास होगा कि भारत किस किस तरह से एग्जिस्ट करता रहा, उसी सिस्टम में हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिमालयन फॉर्मेशन। मेधावी इधर ध्यान, हिमालयन फॉर्मेशन। जब हम हिमालयन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑथर्स हैं, उनकी डिफरेंट अपनी अपनी थ्योरीज हैं। कुछ ऑथर्स हैं जो ट्रिपल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बिलीव करते हैं और वो पूरे के पूरे भारत को 3 ही रीजन्स में डिवाइड करने की बात करते हैं। सबसे पहला द हिमालयन माउंटेनियस रीजन, दूसरा एस्पेक्ट पेनिनसुलर एंड अदर माउंटेनियस रीजन, एंड थर्ड एस्पेक्ट इज द प्लेन रीजन। अगर हम कुछ और ऑथर्स की बात करें तो वो सिंपल 2 डिविजन की बात करते हैं। पहला पेनिनसुलर रीजन, जिसमें सारा का सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाता है, और दूसरा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, जिसमें जितने भी माउंटेन है नॉर्दर्न रीजन के और ईस्टर्न रीजन के वो कवर हो जाते हैं। हम ट्रिपल टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसमें आज की डेट में हम सिर्फ हिमालय टारगेट करेंगे। कल के और उसके आगे के लेक्चर में प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कवर हो जाएगा। जब मैं इनकी डिवीजन समझाऊंगा उसी एस्पेक्ट में आपको बाकी सारे कंसेप्ट भी समझ आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि अगर आप अर्थ की बात करें तो अपने आप में अर्थ की भी एक हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। लगभग 4600 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के जिस समय हेडियन इयॉन एग्जिस्ट करता था, 4600 मिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ एग्जिस्टेंस में आई है। हेडियन इयॉन से लेकर के आगे बढ़े आप आर्कियन इयॉन से लेकर के नेक्स्ट इयॉन कौन सा था, प्रोटेरोजोइक इयॉन, और उसके बाद लास्ट फेनेरोजोइक इयॉन। हर सभी इयॉन्स के अंडर आपने देखा डिफरेंट एराज एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें से फेनेरोजोइक इयॉन के बीच में जो एराज एग्जिस्ट करते थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पैलेओजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। पैलेओजोइक के अंदर आपने देखा डिफरेंट पीरियड एग्जिस्ट करते थे, जिसमें कैम्ब्रियन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अगला ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। उसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट जो इसका पीरियड था वो मेसोजोइक था, और नेक्स्ट एरा मेसोजोइक, और मेसोजोइक के अंडर कौन कौन से पीरियड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस।
एंड लास्ट में आ जाता है सेनोजोइक, और सेनोजोइक के दो पीरियड आप जानते हैं इंपॉर्टेंट, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो हम कहानी कहाँ से शुरू करेंगे? अगर हम हिमालय की बात करें, हमें लगभग आज से 150 मिलियन ईयर्स अगो जाना है, जिसमें हम अगर एग्जैक्ट बात करें तो क्रिटेशियस के बाद शुरुआत हो जाती है टर्शरी पीरियड की। क्लियर? क्रिटेशियस इधर से एंड होता है और उधर से टर्शरी पीरियड बिगन होता है। और इसके अगर हम टाइम की बात करें तो लगभग क्रिटेशियस का टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया था 135 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के ऑलमोस्ट 70 मिलियन ईयर्स अगो तक। क्लियर है ये कहानी? और 70 मिलियन ईयर्स अगो से टर्शरी पीरियड की बिगिनिंग हो जाएगी। ये टर्शरी पीरियड अपने आप में डिफरेंट इपॉक्स में बटा हुआ है। जैसे पहला इपॉक्स पैलियोसीन, दूसरा इपॉक इयोसीन, तीसरा इपॉक ओलिगोसीन, मायोसीन, देन प्लायोसीन। ये कंसेप्ट क्लियर? और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री जब तक आप नहीं कंसिडर करते हैं अर्थ की, तब तक आपको हिमालयन की फॉर्मेशन नहीं समझ आएगी। तो क्लियर कट एस्पेक्ट में अगर कोई एमसीक्यू आता है या कोई मेंस का क्वेश्चन आता है, आप इसको इस तरह से ध्यान में रखेंगे कि लगभग क्रिटेशियस पीरियड से बिगिन होकर के टर्शरी पीरियड से कॉन्टिन्यूअस रहते हुए क्वार्टरनरी पीरियड तक टिल डेट कॉन्टिन्यूअस है हिमालयन फॉर्मेशन। क्लियर कहानी? अमृत अच्छा चेयर लेके वहां बैठो। ठीक है? क्लियर? चलिए अब इसको डेट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप एग्जैक्ट पीरियड वाइज चलते हैं तो हमने एग्जैक्ट डेट्स का डिस्कशन किया, लेकिन जब आप बुक के सेंस में पढ़ेंगे तो जनरलाइज डेट्स आपको वहां पर बताई जाएंगी, वो एग्जैक्ट नहीं बताई जाएंगी। बिगिनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में आपको लगभग 130 से 140 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के एक बिगिनिंग आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी हिमालयन की फॉर्मेशन की। तो यानी कि क्रिटेशियस पीरियड से बिगिनिंग आपको ट्रेस होती है, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक राउंड फिगर की फॉर्म में 140 मिलियन ईयर्स अगो। ये प्रोसेस चलता रहता है। ये फर्स्ट फेज ऑफ द हिमालयन ऑरोजेनी है, पहला पड़ाव। टोटल 3 फेजेस आएंगे, 3 अपहीवल्स होंगी, जिसमें से फर्स्ट अपहीवल ये कंसिडर हो रही है। बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम है और ये चलता चला जाएगा। टर्शरी पीरियड के अंदर जो फर्स्ट ईपो आता है यानी कि पैलियोसीन, और पैलियोसीन ईपोक आपको पता है एग्जिस्ट करता है 70 से 60 मिलियन ईयर्स अगो। तो 140 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि क्रिटेशियस पीरियड से टर्शरी पीरियड के अंदर पैलियोसीन ईपोक में 70 मिलियन ईयर्स अगो तक जो मूवमेंट चली है, ये फर्स्ट अपहीवल ऑफ द हिमालय है। यानी कि इतने समय में पहला अपहीवल मुकम्मल होता है, और इसीलिए जिस समय में यह मुकम्मल होता है, जब यह बन करके एग्जिस्टेंस में आता है, तो हम हिमालयन को टर्शरी माउंटेन कहते हैं, क्योंकि ये टर्शरी पीरियड में बना है फाइनली। ये कंसेप्ट समझ आया? कभी कंफ्यूज मत होना। बनने की शुरुआत क्रिटेशियस पीरियड में हो गई है, प्लेट्स कोलिजन बिगिन हो चुका है, जो अभी समझाऊंगा। फाइनल एग्जिस्टेंस में जो ग्रेट हिमालयन रेंज आती है वो लगभग 70 से 65 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्टेंस में आती है। इसलिए टर्शरी पीरियड है वो कौन से पीरियड का? सेनोजोइक एरा का। अगर एरा भी लिख दूं, इससे भी ऊपर चले जाए तो सेनोजोइक एरा का टर्शरी पीरियड के पैलियोसीन इपोक के अंदर एग्जिस्टेंस में आता है। क्लियर कट कहानी? कोई दिक्कत की बात तो नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये चीज कंसेप्चुअली समझी थी, इसी से आगे जाएंगे, पैलियोसीन से आगे जाएंगे और इसको रब कर देते हैं। पैलियोसीन से आगे आइए आप। नेक्स्ट कौन सा है? कौन सा इपोक नेक्स्ट आता है? बोल क्यों नहीं रहे आप करणवीर? इयोसीन इपोक। इयोसीन इपोक का टाइम कितना रखा गया था? 60 से 40 मिलियन ईयर्स अगो। 60 से 40 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन इस टाइम पर अभी अपहीवल नहीं, हमें नेक्स्ट आना है उसके आगे। इयोसीन के बाद वेरी गुड, ये सारा अगर क्लियर है तो कोई एमसीक्यू गलत नहीं होगा। ओलिगोसीन पीरियड कितना रहेगा? 40 से 45 मिलियन ईयर्स अगो। क्लियर कहानी?
और ये 40 से 25 मिलियन ईयर्स अगो का जो पीरियड है, इसी दौरान ठीक 30 मिलियन ईयर्स अगो के अराउंड सेकेंड अपहीवल बिगिन होके मुकम्मल होने का काम करेगी। आप 30 मिलियन ईयर्स अराउंड सेकेंड अपहीवल स्टार्ट करिए, जब कौन सा हिमालय बनागा, मिडल हिमालय एग्जिस्टेंस में आएगा। मिडल हिमालय जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, जहां पर इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट रिजॉर्ट है, वो अभी बढ़ाया जाएगा। क्लियर कट कहानी। ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है। ओलिगोसीन के बाद कौन सा पीरियड आता है, आप जानते हैं, मायोसीन। कौन सा इपो है ये, मायोसीन। टाइम कितना है इसका, 25 से लेकर के 12। वेरी गुड, 25 से 12 मिलियन ईयर्स अगो। तो मायोसीन के अर्ली, मायोसीन में भी टाइम डिवाइड है, अर्ली, मिडल एंड लेटर। तो मायोसीन के शुरुआती चरणों में यह मुकम्मल हो जाएगा। तो आपको पहला लगभग पैलियोसीन में बनती दिखी आई रेंज, दूसरी ओलिगोसीन से शुरू होकर के मायोसीन में मुकम्मल होती नजर आई। चलिए तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। मायोसीन के बाद कौन सा इपोक आता है, वेरी गुड, प्लायोसीन। प्लायोसीन का टाइम हमने कितना रखा था, 12 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। क्लियर। यह प्लायोसीन पीरियड है। जैसे ही मायोसीन के शुरुआती चरणों में खत्म हो जाएगा सेकेंड अपहीवल ऑफ द हिमालयाज एंड द मिडल हिमालयन रेंजेस, जिन्हें हिमाचल कहा जाता है, उसके खत्म होते ही मायोसीन पीरियड के ही अंत लेटर चरणों में एक मूवमेंट बिगन होगी, जो प्लायोसीन से होते होते पूरा प्लायोसीन गुजर रहा है। यानी कि आप ये कहेंगे कि लगभग 20 मिलियन ईयर्स अगो से वो मूवमेंट बिगन हुई, 12 मिलियन ईयर्स अगो वाला फेज क्रॉस कर रही है और रीच हो गई है 2 मिलियन ईयर्स अगो तक। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो में कौन सा पीरियड आ जाता है, 2.5 से लेके प्लास्टोसीन। 2.5 से लेके अभी 12,000 ईयर्स तक जस्ट जब हिस्ट्री की शुरुआत हुई, कौन सा पीरियड था, प्लास्टोसीन, द गोल्ड एजेस। तो मायोसीन के लेटर पीरियड से लेकर के प्लायोसीन को पार करते हुए प्लास्टोसीन की अर्ली पीरियड्स में मुकम्मल होता है शिवालिक, द थर्ड एंड द फाइनल अपहीवल ऑफ द हिमालयाज। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन क्लियर है कि ये टर्शरी माउंटेन्स हैं, और टर्शरी के साथ साथ फाइनल पीरियड अगर आप देखें तो प्लास्टोसीन इपोक क्वाटरनरी के अंदर आता है, और आपको क्वाटरनरी तक भी शिवालिक की एंट्री नजर आई है। और आज की डेट में एवरी ईयर 5 सेंटीमीटर इंडियन प्लेट यूरोशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रही है। हर साल 5 से 8 सेंटीमीटर हिमालयन की हाइट बढ़ रही है। इसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि बहुत संभवत आने वाले समय में गंगा का वह मैदान जो शिवालिक के तलहटियों को छूता है, वहां पर एक चौथी माउंटेन रेंज आप देखेंगे और 4th अपहीवल होगा, जिसका प्रमाण यह है कि आज गंगा के मैदान और शिवालिक के फुटहिल्स के बीच में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है, एक ट्रेंच क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है। वो आपको आगे समझ आ जाएगा। यह पीरियड और यह कंसेप्ट क्लियर हुए, एजेस क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब हिमालय की फॉर्मेशन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि पीरियड क्लियर कर दिए हैं तो अब मैं पीरियड का जिक्र ना करते हुए सीधे कंसेप्ट को फॉलो करूंगा। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज में एंटर हुए हैं, हिमालयन फॉर्मेशन, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब हम एंटर होते हैं पैनेरोजोइक इयॉन में, हमने देखा हैडियन इयॉन। बच्चों की क्लैरिटी के लिए एक बार इसका टाइम ही बता देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमेशा लाइफ में याद रखना, स्टडी करने का तरीका पिछली चीजों को रिकॉल करते हुए चला करो, तभी विकास होता है। हैडियन इयॉन, युग, कल्प, 4600 मिलियन ईयर्स अगो से 4000 मिलियन ईयर्स अगो। चलो वेरी गुड। उसके बाद हमारा आर्कियन इयॉन। आर्कियन इयॉन की बात करें तो ये 4000 से 2500 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेरोजोइक। जोइक माने लाइफ, समुद्र में लाइफ आ गई, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आ गया, सबसे बेस्ट एस्पेक्ट। 2500 से लगभग तो हम थोड़ी सिंपल बाउंड्री लेते हैं 600 मिलियन ईयर अगो। और 600 मिलियन ईयर्स अगो से ऑनवर्ड टिल डेट तक कौन सा टाइम चल रहा है,
फेनेरोजोइक इयॉन। ये तो युग हो गए, पहले के युग हम नहीं कंसिडर में करेंगे क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर 600 मिलियन ईयर्स की हमने बाउंड्री रखी, हमने देखा बड़े पैमाने पर मरीन ऑर्गेनिज्म एक्सिस्टेंस में आ गए, यही इसका ब्रेक थ्रू था इस एज। इसलिए हमने यहाँ पर ब्रिटेन के वेस्टर्न रीजन यानी कि वेल्स का एरिया, जिसे कभी कैम्ब्रिया कहा जाता था, यहाँ से हमने फेनेरोजोइक को अलग अलग एराज में बांटना शुरू किया। और अगर हम एरा के बेसिस पर देखें तो हमने इसके कितने एराज बनाए थे? 3। तो सबसे पहला पैलेओजोइक एरा, दूसरा मेसोजोइक एरा और तीसरा सेनोजोइक एरा। पैलेओ मने पुराना, मेसो मने मिडल, सेनो मने न्यू, जोइक मने लाइट। क्लियर? अब पैलेओजोइक इयॉन से होता है एरा से आते हैं इपॉक, इयॉन से होता है एरा से आते हैं पीरियड। इसको पीरियड में बांटे तो पहला पीरियड कौन सा था? कैम्ब्रियन। वेरी गुड। दूसरा पीरियड कौन सा था? ऑर्डोविशियन। बस अब नहीं बोलना। तीसरा पीरियड सिल्यूरियन एंड सो ऑन। जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के 600 मिलियन ईयर्स अगो एक कैम्ब्रियन पीरियड की शुरुआत हुई, जो वेल्स का कैम्ब्रिया का रीजन था। इसके पहले के जितने भी 3 इयॉन थे उसे हमने प्री कैम्ब्रियन बोला। तो प्री कैम्ब्रियन समय के दौरान एक चीज एग्जिस्ट करती थी जिसे हम क्या कहते थे? एक बहुत ही ह्यूज लैंड मास, जिसे हम कहते थे रोडिनिया। क्या कहते थे? रोडिनिया। पेंजिया नहीं एग्जिस्ट करता था, रोडिनिया। ये गलती कभी नहीं करना। अब हम एंटर होंगे कुछ कंसेप्ट्स में। हम कैम्ब्रियन पीरियड में एंटर हो गए। कैम्ब्रियन पीरियड में एंटर होकर के हम आगे बढ़े ऑर्डोविशियन, हमने इनके सबके टाइम भी देखे। तो लगभग आज से कुछ 150 से 180 मिलियन ईयर्स अगो के अराउंड एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसको कहते हैं पेंजिया। ओके? रोडिनिया धीरे धीरे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद कुछ प्लेट्स बिखरी और एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्टेंस में आया, पेंजिया। और लगभग 150 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया जो है ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ था और अब वो प्लेट्स की मूवमेंट बिगन होगी। आई बात समझ में? किसी जमाने में रोडिनिया प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, रोडिनिया धीरे धीरे कैम्ब्रियन पीरियड में एंटर हुआ, टूटना शुरू हुआ। एक नई फॉर्म एग्जिस्टेंस में आई, पेंजिया, कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान। कैम्ब्रियन पीरियड में मूवमेंट आगे बढ़ा, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन। हम लगभग 200-180 मिलियन ईयर्स अगो के अराउंड पहुंचे। प्रॉपर पेंजिया जो है अब ये शेप ले जाएगा 2 बिग लैंड मासेस की। एक जो नॉर्थ का लैंड मास रहेगा, जिस नॉर्थ लैंड मास में यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऐड हो जाएगी, वो कहलाएगा लॉरेशिया या अंगारा लैंड। और एक साउदर्न लैंड मास जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन पेनिनसुला एंड ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाएगा, ये कहलाएगा गोंडवाना लैंड। इतनी बात क्लियर? चलें शुरुआत करें। चलिए, पेंजिया का कंसेप्ट समझ आया? 150 मिलियन ईयर्स अगो पे आ जाऊं? 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले इस तरह के 2 लैंड मास अब एग्जिस्टेंस में आएंगे। जैसे हम नॉर्थ में बात करें तो ये जो आपके सामने है, क्योंकि बार बार अलग अलग नाम यूज हो रहे हैं, मैं एक ही नाम यूज करूंगा इसके लिए, अंगारा लैंड। आप सिंपली मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर कहीं लॉरेशिया भी लिखा हो, मेन नेम जो है वो है अंगारा लैंड। और साउथ में जो लैंड मास एग्जिस्टेंस में आ रहा है इसको हम कहेंगे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। डन? साउथ का गोंडवाना लैंड किस किस से बना? ये क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन है। सबसे पहले साउथ अमेरिका, कभी गलती मत करना इस बात में, फिजिकल ज्योग्राफी की सारी थ्योरी इसमें क्लियर हो जाएगी। दूसरा अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा रीजन? साउथ अफ्रीकन रीजन। ओके? उसके बाद इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। चलो बस करो, इतना ठीक है। अंटार्कटिका भी जोड़ लेना। इतना क्लियर? और नॉर्थ में तो क्लियर ही है, नॉर्थ अमेरिका,
वेरी गुड, यूरोप। और दूसरा एशिया, और यूरोप और एशिया को मिला के क्या कहते हैं? यूरेशिया। क्लियर? अब इनके बीच में बहुत ही एलोंगेटेड, नैरो एंड शैलो सी एग्जिस्ट कर रहा था, जिसे हम कहते हैं टेथस सी। टेथस सी, या कुछ लोग जो ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे टीटिस सी, तो बच्चों समझ आ जाए इसलिए टेथस सी। ओके, एलोंगेटेड, लॉन्ग, ऐसा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग, नैरो एंड शैलो, टेथस सी। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर ये गोंडवाना लैंड और वो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड अगर एंटीक्लाइन है, अंगारा लैंड अगर एंटीक्लाइन है, तो एक एंटीक्लाइन के बाद एक सिंक्लाइन की शुरुआत होती है। तो ये सिंक्लाइन है, कौन सा? जियोग्राफिकल, तो इट इज अ जियो सिंक्लाइन, इट इज अ टेथस जियो सिंक्लाइन या टेथस सी, जो भी वर्ड आएगा समझ लेना। गोंडवाना लैंड से भरपूर नदियां निकल रही थी और टेथस सी में अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही थी। अंगारा लैंड से भरपूर नदियां आ रही थी, टेथस सी में अपना सेडिमेंट कंट्रीब्यूट कर रही थी, और टेथस सी के फ्लोर में जबरदस्त पैमाने पर मरीन सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है, रिवरिंग फ्लूवियल सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है, कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हुए जा रहा है। ओके, 150 मिलियन ईयर्स अगो कहानी और आगे बढ़ती है। हम आगे की तरफ आते हैं, प्रेजेंट टाइम की तरफ। कहानी जैसे ही थोड़ी थोड़ी आगे बढ़नी शुरू हुई, दोनों लैंड मासेस अपने क्लोज आने शुरू हुए, ऐसे में गोंडवाना लैंड ब्रेक होना शुरू हुआ, अंगारा लैंड भी ब्रेक होना शुरू हुआ। और गोंडवाना लैंड जब ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, तो गोंडवाना लैंड में से एक प्लेट कुछ इस तरह की निकलेगी, अलग सी प्लेट, जिस प्लेट का नाम हम डाल देते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक प्लेट निकल गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्लियर है भाई ये बात? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 140, 130, 120 मिलियन ईयर्स अगो प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है। उधर से गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड, वो भी ब्रेक हुआ है, यूरेशिया की प्लेट है ऊपर। तो कुछ कुछ हिस्से यूरेशिया के और कुछ कुछ हिस्से इस प्लेट के किसी ना किसी एंड पे टेथस सी के सेडिमेंट को कंप्रेस करेंगे जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो कुछ कुछ एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, टेंशन नहीं लेना। लेकिन इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट की प्रोमिनेंट एक्टिविटीज कब शुरू होंगी? जैसे ही ये प्लेट अफ्रीका के साउदर्न रीजन से, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से गुजरेंगे, और वहां पे रीयूनियन आइलैंड्स हैं। इस पर्टिकुलर रीयूनियन आइलैंड से गुजरते हुए, यानी कि पीरियड कौन सा है? लगभग 50, 40, 35, ये मिलियन ईयर्स अगो का पीरियड है। और यहां तक आते आते आप एक चीज नोटिस करेंगे, इस ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होकर निकल जाएगी, और सिर्फ जो एग्जिस्टेंस में बचेगी वो बचेगी इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट, ओके। इंडियन प्लेट इंडिपेंडेंटली अब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। अगर आप आज की डेट में अफ्रीका को देखें, अफ्रीका के ईस्ट में छोटे छोटे आइलैंड्स आपको ऑब्जर्व होंगे, रीयूनियन आइलैंड। क्लियर? रीयूनियन आइलैंड के अराउंड पहुंचते ही इस प्लेट के साथ एक घटना हो जाती है। वो क्या है? बीच में टेथस सी, नॉर्थ में अंगारा लैंड, साउथ में इंडियन प्लेट। जैसे ही इंडियन प्लेट टेथस सी की ओशियनिक प्लेट को थोड़ा सा अपनी तरफ से ड्रिफ्ट करेगी या कंप्रेस करेगी, उस ओशियनिक प्लेट से कुछ वॉल्केनिक इमर्जेंसेस होंगी, कुछ वॉल्केनिक एस्पेक्ट्स इमर्ज होंगे। क्योंकि जब टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो प्लेट्स के अंदर, यानी कि जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं उसके नीचे जो एस्थेनोस्फेयर है, जहां पर लिक्विड स्टेट में मॉल्टन मैग्मा फ्लो कर रहा है, वो अल्टीमेटली अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है तो एक प्लेट जो हैवी है वो सबडक्ट हो जाएगी दूसरी प्लेट के नीचे। तो जो सबडक्टेड प्लेट है वो मॉल्टन स्टेट में जब पहुंचेगी, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, वो रॉक्स भी मॉल्टन स्टेट में चली जाएंगी। इससे मैग्मा चैम्बर का प्रेशर क्रिएट होगा, तो जहां से भी वीक क्रिस्टल जोन आएगा वहां से मैग्मा ऊपर की तरफ इमर्ज होगा। जैसे कि एक पाइप में प्रेशर क्रिएट करिए तो छोटा से भी अगर कोई पॉइंट वीक है तो पाइप का पानी वहां से निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से वहां से लावा निकलेंगे। तो अल्टीमेटली अभी इंडियन प्लेट ने वह यूरोपियन प्लेट को उस लेवल पर टच नहीं किया।
अब टेथीस सी के ओशियनिक प्लेट के साथ ही टकरा रही है। इस टकराने की वजह से जो कंप्रेशन एक्टिविटीज क्रिएट हुई, इसकी वजह से इंडियन प्लेट के सामने एक खास तरह के लावा लैंड्स इमर्ज हो जाएंगे। इन्हें हम द्रास लावा लैंड कहते हैं। छोटे छोटे लावा लैंड इंडियन प्लेट के सामने क्रिएट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कि कश्मीर में और मिडल हिमालय में वॉल्केनिक रॉक्स क्यों पाई जाती हैं, और एकमात्र एंथ्रेसाइट कोल सिर्फ भारत का कश्मीर में क्यों पाया जाता है, द हाईएस्ट क्वालिटी कोल। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब मार्कर चाहिए भाई, ये आपका पेनिनसुला है, आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर टेथीस सी की क्रस्ट के साथ ये टकराएगा। यहाँ पर छोटे छोटे वॉल्केनिक इरप्शंस इसके साथ में खड़े हो जाएंगे। इन द्रास वॉल्केनोस को भी अपने साथ लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जैसे ही रीयूनियन वाले रीजन में है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी ओशियनिक क्रस्ट में तो हो रही है, इंडियन पेनिनसुलर लैंड मास पे भी एक एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी, और उस एक्टिविटी का नाम क्या है, वॉल्केनिक फिशर इरप्शन। जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर छोटी छोटी दरारें आ जाएंगी कंप्रेशन एंड स्क्वीजिंग की वजह से। इसकी वजह से यहाँ से लावा इरप्शन होंगे, जिसकी वजह से आज आपको इंडिया का डेक्कन लावा फॉर्मेशन नजर आती है। मतलब अभी हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू यूरेशियन प्लेट से टकराया भी नहीं है, और उसके पहले ही लगभग कहीं ना कहीं आपको वॉल्केनिक फिशर इरप्शन इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू पे नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से डेक्कन इंडिया का डेक्कन लावा या लावा ट्रैप क्रिएट हो चुका है। आई बात समझ में? यह और ऊपर बढ़ेगा और फाइनली ये भरपूर तरीके से टकराएगा किसके साथ, अंगारा लैंड के साथ। इतना कंसेप्ट सारा क्लियर? यस सर। ये सारी बात क्लियर हुई? यस सर। अब कुछ नॉर्मल कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे से आते हैं और इस इंडियन प्लेट के बारे में कुछ समझाते हैं। जब आप इस इंडियन प्लेट को समझने की कोशिश करते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट खुद एक सिंगल प्लेट नहीं थी। जब गोंडवाना लैंड बन रहा था, ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट कुछ इस तरह से कंट्रीब्यूट हो रही थी, समझो। ये एक प्लेट आपको नजर आई, अरावली प्लेट नजर आई। यस सर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? यहाँ पर आपको नजर आएगी सिंहभूम की प्लेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट है। सिंहभूम प्लेट नजर आई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? और यहीं पर आपको नजर आएगी धारवाड़ प्लेट। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट खुद 3 प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है। नॉर्थ वेस्ट से अरावली प्लेट आके जुड़ी था, साउथ से धारवाड़ प्लेट यानी कि कर्नाटका का धारवाड़ रीजन, और नॉर्थ ईस्ट से आकर के लगी सिंहभूम प्लेट। ये 3 प्लेट्स के मार्जिन मैंने आपको दिखाए 1 और 2, ये नजर आ रहे हैं, समझ आ रहा है? तो इस तरह से ये जो प्लेट्स आपस में बनी हैं, इनके बनने से खास तरह के एक्टिविटीज क्रिएट होंगी, और उन एक्टिविटीज को अगर हम देखें तो वो इस तरह से काउंट होती हैं। आने वाले समय में ये कंप्लीट इंडियन पेनिनसुलर प्लेट बन जाएगी। वो पेनिनसुलर प्लेट बनने का कारण ये कि अब जब ये टकराए हैं इस तरह से, तो इसीलिए यहाँ पर आपको अरावली माउंटेन दिखते हैं, और ये भी फोल्डेड माउंटेन है। अरावली माउंटेन भारत के वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, जिनका इरोजनल प्रोसेस की वजह से आज सिर्फ और सिर्फ रेलिक्ट माउंटेन की तरह वो दिखते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। गुड़गांव से राजस्थान जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में दिखेंगे, क्योंकि ओल्डेस्ट माउंटेन है। इरोजन इतना हो गया है कि रेलिक्ट की फॉर्म में रह गए, टुकड़ों की फॉर्म में। कभी हिमालय से भी ऊंचे और हिमालय से भी कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन होते थे, और यही हिमालय है, यही अरावली है, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद इन्होंने ये अरेबियन सी क्रॉस करके यहाँ लक्षद्वीप में जाके नीचे फाउंडेशन प्रोवाइड की है, और इसी फाउंडेशन के ऊपर कोरल पॉलिप्स ने अपने शेल रिलीज करके कोरल लगून्स बनाए हैं और कोरल रीफ मिलते हैं। क्योंकि जो भी पॉलिप्स समुद्र में पाए जाते हैं, उनको अपना कैल्शियम शेल रिलीज करने के लिए नीचे फाउंडेशन चाहिए होती है। वो फाउंडेशन प्रोवाइड करने का काम अरावली पर्वतों ने किया था, और आज भी अरावली पर्वत दिल्ली की जमीन के नीचे नीचे अगर आप देखें तो होते हुए उत्तराखंड में फिर से थोड़े से इमर्ज होते हैं, रॉक सिस्टम सेम पाया जाता है। इतने एक्सटेंसिव अरावली हुआ करते थे। आई बात समझ में? और इसी अरावली से अगर आप देखें तो अलग अलग चेन्स निकलती थी माउंटेन्स की, तो कहीं पर विंध्यास को भी इससे कनेक्ट किया जाता है। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पर अरावली के पर्वत, सिंहभूम के पर्वत, यहाँ पर ये जो धारवाड़, इसको और बड़ा कर लो, धारवाड़ के पर्वत आपको नजर आएंगे। तो ये सब प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं, इनकी बेसिस पर ये माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर?
सर। इसी की वजह से अब यहाँ पर ये जो रिफ्ट क्रिएट होंगी, यहाँ पर नदियां फ्लो करनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप अरावली की बात करें यहाँ पर, तो आपको धीरे धीरे यहीं पर नर्मदा नदी फ्लो करती नजर आएगी। यहाँ पर सिंहभूम के रीजन में सोन नदी फ्लो करती चली आएगी, नर्मदा, सोन एंड यहाँ पर गोदावरी। इसी की वजह से इनको लिनियामेंट्स भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो इसे नर्मदा लिनियामेंट, इसे सोन लिनियामेंट, इसे गोदावरी लिनियामेंट कहा जाता है। लिनियामेंट माने द रिफ्ट जोन, द जोन कंटिन्यूड बाय द अदर रॉक्स और द अदर प्लेट आफ्टर द कोलिजन। आई बात समझ में? तो इनको नए नए लिनियामेंट्स की फॉर्म में हम जानते हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर? ये स्टेबलाइज हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। समय आगे बढ़ा, गोंदवाना पीरियड आया। गोंदवाना पीरियड, जब गोंदवाना पीरियड आया, ये टाइम कौन सा चल रहा है? मेसोजोइक। गोंदवाना पीरियड आया तो फिर से इनका रीएक्टिवेशन हुआ। जैसे ही इन प्लेट्स का रीएक्टिवेशन होता है, रीएक्टिवेशन होने की वजह से ये फिर एक दूसरे की तरफ कंप्रेशन और एक दूसरे के ऊपर टेंसाइल फोर्स, जो एक दूसरे की तरफ लगे वो कंप्रेशन और जो खींचे वो टेंसाइल फोर्स। कई तरह की टेंसाइल फोर्सेस लगती हैं और यहाँ पर आपको नजर आएंगे दो डाउन थ्रस्ट रीजन बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, एक डाउन थ्रस्ट रीजन बनेगा दामोदर का और एक डाउन थ्रस्ट रीजन बनेगा महानदी का। तो दामोदर डाउन थ्रस्ट रीजन एंड महानदी डाउन थ्रस्ट रीजन। और जब एक रीजन टेंसाइल फोर्स लगने की वजह से डाउन थ्रस्ट होता है, वहां की सारी वेजिटेशन भी डाउन थ्रस्ट होती है। उसके ऊपर फिर सेडिमेंट सुपर इनकम्बेंट लोड एक्यूमुलेट होता है। इसकी वजह से प्रेशर से टेम्परेचर वेरिएशन होती है, इससे फॉर्म चेंज हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर कोल्ड फॉर्मेशंस पाई जाती हैं, जो कि किसी जमाने में एक प्रॉपर लैंड था जो डिप्रेस करके नीचे चला गया, उसके ऊपर वाटर एक्यूमुलेट हुआ, सेडिमेंट एक्यूमुलेट हुआ और वहां पर बड़े पैमाने पर आज की डेट में गोंडवाना के कोल्ड बेड्स आर द वर्ल्ड फेमस। और ये मिलते हैं आपको कहां पर? दामोदर एंड महानदी। तो दामोदर भी और महानदी भी रिफ्ट वैली है। ये सारे डीप रिवर चैनल के क्वेश्चन हैं। बच्चे सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से गुजरते हैं, कोई नहीं पढ़ता कि दामोदर और महानदी भी रिफ्ट वैली से गुजरती है। इसलिए अजीब तरह की शेप लेती हैं, पहले ऊपर जाती हैं फिर ईस्टवर्ड जाती हैं। आई बात समझ में? तो ये इस समय में क्रिएट हुआ। ये सब हो चुका था जब पेनिनसुलर प्लेट बन रही थी। इसका क्या महत्व है ये मैं समझाऊंगा जब हम कोस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो शायद किसी जमाने में कभी इतना बड़ा हुआ करता था, जो आज की डेट में सिर्फ इतना रह गया है। ये मैं समझाऊंगा कि ये हिस्सा टूट के कहाँ चला गया जब कोस्ट पढ़ेंगे, तब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना। ओके, अब आगे बढ़े। सांस लेने दो। अब मैं एक दो वर्ड यूज करूंगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और आप सबको पता है अगर ये घड़ी के कांटे हैं 12 और 3, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा रहेगा? ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दिस इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर इसके उल्ट कोई चीज घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ आ गया? अब समझो, जब अभी हिमालयन का ब्रॉड व्यू चल रहा है, हिमालय बनाना है, फिर डीप जाएंगे। जब हमारा ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, इसका कंटिन्यूअस टकराव हो रहा है यूरेशियन प्लेट के साथ। और जब भी दो प्लेट्स टकराती हैं तो या वो कॉन्टिनेंट प्लेट्स होंगी या कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक प्लेट होंगी या ओशियन प्लेट होंगी। इसका रूल दो रहते हैं। पहला रूल ये रहता है कि जब दो प्लेट्स टकराई हैं तो जो हैवी प्लेट है वो सबडक्ट कर जाएगी। जो हैवी प्लेट है वो ऑलवेज लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाएगी और ये एस्थेनोस्फेयर में चली जाएगी और मेल्ट हो जाएगी। अगर कोई भी प्लेट हैवी और डेंस नहीं इक्वल है तो जो फास्ट स्पीड से आ रही प्लेट है यह सबडक्ट करेगी फास्ट स्पीड से। तो ध्यान रखें, इंडियन प्लेट तब से आज दिन तक कंटिन्यूसली यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। इंडियन प्लेट कंटिन्यूसली यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। इंडियन लैंड मास एवरी ईयर हिमालयन 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है, जहां वही हिमालय लगभग 500 किलोमीटर खा लिया गया है। यूरेशियन प्लेट ने इसको खा लिया है। तो जहां इंडिया का लैंड मास कम हो रहा है वहीं कहीं ना कहीं ये लैंड बढ़ेगा भी। मैं बढ़ा के बताऊंगा कहां बढ़ रहा है। इतना कंसेप्ट क्लियर? अब इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2-3 चीजों के सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल यह है कि हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय वेस्ट से लगभग 500 किलोमीटर ब्रॉड है और हिमालय ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर ब्रॉड है। मतलब अगर यह हिमालय की 3 रेंजेस हैं तो वेस्ट में ये 500 किलोमीटर ब्रॉड है। आप अगर जालंधर में पंजाब में है तो आपको होशियारपुर में, यानी कि जहां पे शिवालिक शुरू होते हैं, वहां से आपको K2 तक जाने में, जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की सेकंड और इंडिया की K2
जो काराकोरम रेंज में है। K2 तक जाने के लिए 500 किलोमीटर का सफर लगभग तय करना पड़ जाएगा। पहले आप ये रेंजेस चढ़ेंगे, शिवालिक, देन मिडल हिमालय, देन ग्रेट हिमालय, देन ट्रांस हिमालय। तो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा, आप ईस्ट में जाइए, आप बंगाल के, अरुणाचल के, आसाम के मैदानों में खड़े हो जाइए, सिर्फ 150 किलोमीटर का हिमालय है चौड़ा, फटाफट। तो आप नीचे खड़े होकर के माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा को देखते हैं। यानी कि आप ग्राउंड में खड़े हैं और आपको कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट देखा है, लेकिन आप होशियारपुर में खड़े होकर मुझे K2 नहीं दिखा सकते। नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? क्योंकि वेस्टवर्ड हिमालय ब्रॉड है 500 किलोमीटर का, ईस्टवर्ड हिमालय सिर्फ 150 किलोमीटर का। प्रूव करूंगा भाई, ये पहली बात। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर हिमालय को आप ध्यान से देखें तो हिमालय को क्रिसेंट शेप लेता है, क्रिसेंट शेप लेता है। और दूसरी बात, हिमालय को अगर देखें तो हिमालय इंडिया की तरफ कन्वेक्स है, इंडिया की तरफ कन्वेक्स है ना, कन्वेक्स है ना इंडिया की तरफ। तो इंडिया की तरफ कन्वेक्स है और क्रिसेंट शेप लेता है, इसको जस्टिफाई करूंगा। और तीसरी बात अगर देखें तो हिमालय नॉर्थ वेस्ट में नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और नॉर्थ ईस्ट में नमचा बरवा, नमचा बरवा, नमचा बरवा और नंगा पर्वत के, यानी कि इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर इंदस रिवर और यहाँ पर दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र, इन दोनों रीजन से नी फ्लेक्स बेंड ले जाता है। इसको कहते हैं हेयर पिन ब्लेंड, नी फ्लेक्चर। इस तरह से मुड़ता है जैसे नी मुड़ती है, इस तरह से। वहां पर आप देख सकते हैं अब्रप्ट साउथवर्ड, अब्रप्ट साउथवर्ड। ओके, ये तीन चीजों को जस्टिफाई करते हैं प्लेट मूवमेंट के साथ साथ, कभी भूलेंगे नहीं लाइफ में। चलिए, जब हमने देखा कि प्लेट मूवमेंट हो रही थी तो हमने अभी जस्टिफाई कर दिया है कि ऑलरेडी इस प्लेट के ऊपर ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे अरावली माउंटेन्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और इसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर आपको असम माउंटेन्स मिलेंगे। तो यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन पे और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे आपको दो तरह के माउंटेन्स मिलेंगे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथेंड सरफेस को रिजेंबल करते हैं। इस सरफेस के साथ जाकर के जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है तो यह पर्टिकुलर दो पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एज कंपेयर टू कंप्लीट मार्जिन ज्यादा हार्ड थे। इसकी वजह से ये ज्यादा डीप पियर्स कर पाए और बाकी का रीजन जो है वो इनवर्ड कंप्रेस हो गया। आई बात समझ में? ये ज्यादा डीप पियर्स कर पाए क्योंकि ये हार्ड थे और बाकी का रीजन इनवर्ड कंप्रेस हो गया। इस वजह से क्रिसेंट शेप बनी है और वो इंडिया की तरफ कन्वेक्स है। ये पहला रीजन। ओके, ये पहला एस्पेक्ट क्लियर। दूसरा एस्पेक्ट कि ये नॉर्थ वेस्ट से, वेस्टर्न रीजन से ब्रॉड और ईस्टर्न रीजन से नैरो क्यों है। दूसरा एस्पेक्ट, ऑलवेज एक बात याद रखिएगा, जब दो हैवी एस्पेक्ट्स, रॉक्स हैं, गाड़ी है, कुछ भी है, जब दो हैवी आइटम्स आपस में टकराती हैं तो पहले फर्स्ट टाइम में कोलिजन के बाद एक रिलीज का फेज आता है, रिलीज होती है। पहले टकराती हैं फिर रिलीज होती है। वेस्टर्न रीजन में जब प्लेट टकराई थी धड़क, तो टकराने के बाद रिलीज भी हो पाई, अटकी नहीं। इसकी वजह से दो फोल्ड बने, वो रिलीज होने की वजह से ब्रॉड हो गए। तो 500 किलोमीटर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टोटल उल्टा हो गया। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में टकराई, टकराने के बाद रिलीज नहीं हो पाई, हिंज हो गया, फंस गई, अटक गई। इसलिए जो फोल्ड बने वो बने ही रह गए, ब्रॉड नहीं हो पाए। आई बात समझ में? ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का डिफरेंस है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि क्यों नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से फ्लेक्स कर जाती है, एकदम से नीचे आती है। ध्यान से समझना, ये इतनी बड़ी यूरेशियन प्लेट एग्जिस्ट कर रही है, सोचो, और इधर से एक छोटी सी प्लेट जा रही है, उसके कंपैरेटिव यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट ने जहा करके वहां पर पियर्स किया खुद को, ये अल्टीमेटली एंटर करके इसने पियर्स किया, तो उस बड़ी प्लेट का बाकी रीजन डाउनवर्ड हो गया। क्योंकि जब भी छोटी चीज किसी बड़ी चीज में पियर्स करेगी तो उसका सराउंडिंग रीजन एकदम से नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। और नीचे की तरफ बेंड हुआ क्योंकि रॉक्स ने पियर्स किया था, तो नीचे की तरफ जैसे ही वो बेंड हुआ उसमें भी लिटरल कंप्रेशन लगा, तो उसकी भी हिल्स बने, लेकिन वो जस्ट 3500 मीटर के। इसलिए पूर्वांचल पर जाइएगा तो 3000 मीटर से ऊपर ऊंची चोटियां मिलती नहीं। आई बात समझ में? ये एक एस्पेक्ट है कंप्लीट, क्योंकि वहां पर फ्रंटल कंप्रेशन नहीं, लिटरल कंप्रेशन का इंपैक्ट नजर आता है। ओके, ये तीन एस्पेक्ट हमने क्लियर कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले टकराव कहां